सरकार के उस मोर्चे की बात करते हैं जिसकी गूंज आपको चुनाव के दौरान सुनाई नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके स्ट्रैटेजिस्ट ये चाहते हैं कि ना उस तरफ भी मुड़े जिस तरफ विपक्ष बार बार इशारा करता रहा है। भारत जैसे बड़े देश में चुनाव चल रहे हों और सरकार पर बार बार ये आरोप विपक्ष लगा रहा हो कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, सरकारी कंपनियां बिक रही हैं, देश भारी कर्जे में डूब रहा है, रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है, उस समय सरकार आर्थिक मोर्चे पर अपनी कामयाबियों के बैनर को लेकर खड़ी हो जाए तो हिम्मत की बात है, हौसले की बात है और इसका मतलब यह है कि सरकार ने वाकई कुछ किया है। हुआ ऐसा ही है। आज मैं आपके सामने सरकारी कंपनियों और प्रतिष्ठानों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट रखने जा रहा हूं और चूंकि यह शुद्ध आंकड़े में और आंकड़े झूठ नहीं बोलते, इसलिए यह पूरा का पूरा सच है। ये आंकड़े विपक्ष के तमाम सवालों से टकराते हैं और देश के सामने सही तस्वीर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन तमाम सरकारी कंपनियों, उपक्रमों, प्रतिष्ठानों की स्थिति आपके आगे रखने से पहले आजकल देश में दो उद्योगपतियों को लेकर जो चुनावी तनातनी है उसको भी देख लेना चाहिए। पाकिस्तान, आरक्षण, जातीय जनगणना, इन तमाम मुद्दों पर जो सियासी शोर चलता रहता है उसके बीच शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इधर कुछ दिनों से कांग्रेस अंबानी अडानी वाले सियासी राग से परहेज कर रही है। प्रधानमंत्री ने लेकिन उस मामले को उठाया तो राहुल गांधी ने जवाब जरूर दिया है। ये अडानी को सुप्रीम कोर्ट से जो क्लीन चिट मिली, हो सकता है किसकी वजह से भी हो या फिर कांग्रेस की कोई मजबूरी या कोई और अंदरूनी वजह, चर्चा आगे करेंगे उस पर। राहुल गांधी भी इन दिनों अंबानी अडानी पर हमला नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बखूबी पकड़ा और तेलंगाना के चुनावी मंच में इस बात का जिक्र किया और कांग्रेस को घेरा। करीमनगर की सभा में उन्होंने अंबानी अडानी को लेकर राहुल की चुप्पी पर सवाल उठाए। पूछा कि जो आदमी 5 साल से 5 उद्योगपतियों की माला जपता था, उन्हें गाली देता था, वो अचानक चुप क्यों हो गया? कांग्रेस के शाहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। राजनीति में विपक्षी पर हमला करने की जगह और मुद्दा, इन दोनों की बड़ी अहमियत होती है। तेलंगाना में अंबानी अडानी के नाम पर कांग्रेस के राहुल गांधी के ऊपर प्रधानमंत्री जो हमला बोला वो यूं ही नहीं था। कांग्रेस बेशक इससे इनकार करती हो, लेकिन सच्चाई यही है। अच्छी सरकार के लिए अर्थव्यवस्था का अच्छा होना जरूरी है। अच्छी व्यवस्था के लिए बड़ी कंपनियां हों, बड़े उद्योगपतियों का साथ जरूरी है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और वहां उद्योगपतियों को साथ लेकर चलना वहां की सरकार और विकास के लिए जरूरी है और यह ठीक भी है।
विकास तभी हो सकता है, तभी नौकरियां जनरेट हो सकती हैं जब वहां उद्योग लगे, कल कारखाने लगे, इन्वेस्टमेंट आए। और ये तेलंगाना की सरकार और उद्योगपतियों के बीच में जो अब अंडरस्टैंडिंग बन रही है, तो प्रधानमंत्री ने समझा। उन्होंने कहा कि मुल्क के विकास में जो आदमी हाथ बटा रहा है उसको आप गाली दे रहे थे, तो तेलंगाना में आपकी सरकार आ गई और वहां फिर उन्हीं के साथ अगर आप विकास की गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर चुप क्यों हो गए उनको लेकर के जो पहले आप कह रहे थे। इशारा इस तरफ था। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की इसी कमजोर नस को दबाया, वह भी पीक चुनावी माहौल में। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने LIC और अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन राहुल फेल हुए। LIC और अडानी दोनों ही एक बड़े झटके से सुरक्षित उबर गए। अब सब ठीक नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, शायद मोदी सरकार चाहती है कि चुनाव में अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी खुलकर बात हो। सरकार ने क्या किया है, किन किन फ्रंट पर जाकर के उसने कितनी बेहतरी की है, देश में विकास की रफ्तार को कितनी गति मिली है, यह सब चर्चा में आना चाहिए, बहस में आना चाहिए। आप इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बड़े ही डिटेल्ड ट्वीट समझ सकते हैं जो उन्होंने 8 मई की सुबह सुबह पोस्ट किया। यह PSU पर सरकार की नीतियों का पूरा लेखा जोखा है। कैसे मोदी सरकार की फेयरवेल नीतियों की वजह से देश के PSUs का कायाकल्प हो गया। वित्त मंत्री ने पूरा डेटा दिया है, आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस को घेरा है और इसके साथ ही चुनावी लड़ाई में अर्थव्यवस्था वाला फ्रंट खोल दिया है। निर्मला सीतारमण ने लिखा है, कांग्रेस का इकोसिस्टम और खासकर राहुल गांधी ने जिस तरह से बार बार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि PSUs को लेकर के बेबुनियाद आरोप लगाए कि PSUs को बेचा जा रहा है, उन्हें मोदी सरकार के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, ये एक तरह से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। कांग्रेस की UPA सरकार के दौरान PSUs का बुरा हाल था। UPA सरकार के दौरान PSUs को नजरअंदाज किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL जो डिफेंस की कंपनी है, हेलीकॉप्टर विमान बनाने वाली कंपनी है, वो PSUs है और उसने मोदी सरकार के दौरान जबरदस्त तरक्की की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में PSUs बहुत अच्छा कर रहे हैं, यानी कि सरकारी कंपनियां प्रोफेशनल काम का जो कल्चर होता है और ऑपरेशनल फ्रीडम होता है वो मिला और इसकी वजह से उन्हें फायदा होता चला गया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU सरकारी कंपनी, जिसे हिंदी में आप सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कहते हैं, इन्हें आप ऐसी कंपनी भी कह सकते हैं जो सरकार चलाती है। मोटे तौर पर सरकारी अधिकारियों के हाथों में इनकी कमान होती है। ये वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो भारत के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, देश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। PSUs में 51% या उससे अधिक शेयर सरकार के स्वामित्व का होता है, यानी कि पूंजी सरकार की 51% होती है, तब वो सरकारी कंपनी कहलाती है। इन इकाइयों को सरकार के हिसाब से सेंट्रल PSU या स्टेट PSU कहा जाता है। केंद्र का पैसा है तो सेंट्रल PSU है, राज्य का पैसा है तो स्टेट PSU है। अब स्वामित्व या तो केंद्र का होगा या राज्य के पास रहेगा। भारत में PSU को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी कि CPSE। 51% या उससे अधिक की पूंजी, शेयर या स्वामित्व वाले जो फॉर्म होते हैं वो सीधे केंद्र सरकार या दूसरी CPSE के कंट्रोल में होती है। केंद्र का पैसा जिन भी कंपनियों में 51% है, पूंजी है, वो केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती है। दूसरा है PSB यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक, जो सरकारी बैंक हम कहते हैं। इनमें केंद्र सरकार या दूसरे PSB के डायरेक्ट कंट्रोल वाली यूनिट्स होती हैं या बैंक शामिल होते हैं। इनका पूंजी
शेयर 51% या उससे अधिक होता है सरकार के पास। तीसरा है स्टेट लेवल पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी कि SLPE, राज्य सरकार या दूसरे SLPE के कंट्रोल वाली कंपनियां जिनमें 51% या उससे अधिक की पूंजी शेयर राज्य सरकार के पास होता है। भारत में PSU एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विकास की रीढ़ माने जाते हैं। इनकी बदौलत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक मजबूत आधार तैयार होता है। बुनियादी ढांचे के विकास और विस्तार में सरकारी कंपनियों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। PSUs फॉर्मों में आर्थिक विकास को रफ्तार देने का काम किया गया। PSU का मकसद होता है देश के निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करना। ये फॉर्म काफी बड़े लेवल पर रोजगार के अवसर मुहैया कराते हैं। देश में PSUs की सेहत काफी मायने रखती है। अगर सरकारी कंपनियां डूबती हैं तो फिर देश प्राइवेट निजी हाथों में चला जाता है और निजी हाथों के खेलने वाली जो आबादी या जनता होती है वो फिर शोषण का शिकार होने लगती है। इसलिए अव्यवस्था पैदा हो सकती है। इस देश में नेहरू ने जब अर्थव्यवस्था को अपनाने की बात आई तो उन्होंने नेशनल सोशलिज्म को अपनाया, यानी कि प्राइवेट पूंजी और सरकारी पूंजी दोनों को जगह दी जाएगी और दोनों एक इंजन के दो पहिए होंगे या एक गाड़ी के दो पहिए होंगे। यही वजह है कि PSUs का मुद्दा राजनीति में बार बार गर्माता है। जब उनके ऊपर संकट आता है तो उनको लेकर के सवाल खड़ा होते हैं। विपक्ष से लेकर सरकार पर हमलावर रहता है। जब भी मौका मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब देते हैं और जरूर देते हैं। संसद के बजट सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर काफी डिटेल्ड में देश के सामने अपनी बात रखी। सुनिए आप इसको। कांग्रेस ने कहा कि हमने PSU बेच दिए, PSU डुबो दिए, बाती बाती की बातें यहां सुन और वरिष्ठ लोगों के मुंह से सुन रहा था। याद कीजिए BSNL, MTNL को बर्बाद करने वाले कौन थे? वो कौन सा कालखंड था जब BSNL, MTNL बर्बाद हो चुके? जरा याद कीजिए HAL, उसकी दुर्दशा क्या करके रखी थी, बर्बादी। और जाकर के गेट पर भाषण देकर के 2019 का चुनाव लड़ने का एजेंडा तय होता था HAL के नाम पर। जिन्होंने HAL को तबाह कर दिया था वो HAL के गेट पर जाकर के भाषण झाड़ रहे थे। आदरणीय सभापति जी, एयर इंडिया को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया? ये हालत कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी और UPA ये 10 साल की उनकी बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकते। देश भली भांति जानता है। अब बीच चुनाव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोर्चा खोल दिया है। एक तरह से कांग्रेस को सीधी चुनौती दी है। वो आए और अब PSUs के रिपोर्ट कार्ड पर बात करते हैं। सीतारमण ने कहा कि सरकारी कंपनियों को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी की सभी आलोचनाएं बेबुनियाद और झूठी हैं। आंकड़ों का हवाला देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि कैसे मोदी सरकार ने तो सरकारी कंपनियों को गर्त में जाने से बचाया। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में और उनके प्रयासों का ये नतीजा है कि आज सरकारी कंपनियों में जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनका भरोसा काफी बढ़ा है। UPA सरकार में जिस बैंकिंग सेक्टर में संकट पैदा हो गया था उस सेक्टर ने मोदी सरकार के दौरान बेहतर परफॉर्म किया है। आज ग्रॉस NPA दशक के निचले स्तर पर 3.2% पर पहुंच गया है। NPA नॉन प्रॉफिट एसेट यानी कि डुबंत खाता, बैंकों ने अगर 1 लाख करोड़ का लोन दिया और वो बहुत लंबे समय से चुकाया नहीं जा रहा है और अब लग गया कि जिसके पास लोन है उसके पास भी ऐसा कुछ नहीं है कि चुकाया जा सके, या फिर भाग गया, भगोड़ा हो गया, अब कहीं से कोई गुंजाइश बनती नहीं है वापस लेने की, तो वो NPA हो जाता है। और वो कह रही है कि NPA सबसे निचले स्तर पर है, 3.2%। वित्त मंत्री ने बताया कि CPSEs का
कुल पेड अप कैपिटल जो सरकार के नियंत्रण में कंपनियां होती हैं, जिनका जिक्र मैं ऊपर कर रहा था, जो पेड अप कैपिटल कारोबारी साल 2014 में जहां 1.98 लाख करोड़ रुपए था, वो 31 मार्च 2023 को 5,05,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी कि 155% की बढ़ोतरी पेड अप कैपिटल में हुई। इस दौरान कुल ग्रॉस रेवेन्यू में, यानी कि जो राजस्व आया, जैसे हमने सब कुछ बेचा और उससे पैसा आया, ये मेरा रेवेन्यू है। अब इसमें जो खर्चे हैं हमने दे दिए, जो आखिर में बच जाता है वो मेरा प्रॉफिट है। तो ग्रॉस रेवेन्यू में 84% की बढ़ोतरी हुई। प्रॉफिट मेकिंग जो पीएसयूज हैं, उनका नेट प्रॉफिट 87% बढ़ा है। सभी केंद्र की सरकारी कंपनियां, उनका नेटवर्थ 82% बढ़ा है। इसके साथ ही पिछले 3 साल में, यानी कि 2021 से 2024 के बीच, कुल 81 लिस्टेड सरकारी कंपनियों का मार्केट कैप 225% बढ़ा है। इन 3 साल में 12 लिस्टेड सरकारी बैंकों का मार्केट कैप 195% बढ़ा है। जबकि यूपीए 1 में 2004 से 2009 के बीच जो सरकार मनमोहन सिंह की थी, उस दौरान पीएसयू इंडेक्स 60% बढ़ा, जो कि सेंसेक्स में हुई कुल ग्रोथ का आधा था। यूपीए 2 में, यानी कि 2009 से 2013 के बीच में 14 तक हालात और खराब हो गए। बेंचमार्क जहां 73% बढ़ा, वहीं पीएसयू इंडेक्स 6% गिरा। जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G, 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, एचएएल के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग एचएएल कर रहा है, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एचएएल, जिसको लेकर के इतने जो होले चलाए। और कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी एचएएल बन गई। कहां छोड़ा था, कहां जाके लगाया, हमने पहुंचाया। जिस तरह का क्रेज भारत में सरकारी नौकरियों को लेकर के है, इसमें सरकारी कंपनियां काफ़ी राहत देती हैं। पीएसयूज में काफ़ी वैकेंसी निकलती रहती हैं। उनका ग्रोथ होगा, विस्तार होगा, तो जगहें बनेंगी, नौकरियां बनेंगी, तो फिर आपके लिए वहाँ गुंजाइश बनती है। पीएसयूज की नौकरी अच्छी मानी जाती है। सरकारी नौकरी है, हिंदुस्तान में तो आदमी कहता है कि सरकारी नौकरी है, इससे बढ़िया क्या है। लेकिन माइंडसेट जो पहले का था, उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। सरकारी कंपनियों के डूबने, कर्ज में जाने, हालत के ख़राब होने का कारण ये रहा कि भारत के लोगों में यह बात घर कर गई कि मैं सरकारी नौकरी में आ गया हूँ, अब कुछ करूँ या ना करूँ क्या फ़र्क पड़ता है। और इस लिहाज से कंपनियों का खर्चा बढ़ता चला गया, उनके पास मुनाफे घटते चले गए और बाद में वो कर्ज में डूबती चली गई और बंद होने लगी। जैसे प्राइवेट कंपनियां लगातार कंपटीशन में रहती हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तैयार कर रखती हैं, सरकारी कंपनियों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तरह का इकोसिस्टम सरकारी कंपनियों के भीतर डेवलप करने की कोशिश की है। युवाओं को यह जो सरकारी कंपनियां हैं वो आकर्षित करती हैं, जॉब सिक्योरिटी रहती है। इसलिए पीएसयूज भी भारत में बड़े एम्प्लॉयर हैं। यही वजह है कि कांग्रेस जब भी पीएसयूज को लेकर के सरकार को घेरती है तो जॉब खत्म करने का आरोप जरूर लगाती है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए लिखा था कि पीएसयू भारत की शान हुआ करते थे, रोजगार के लिए हर युवा का सपना हुआ करता था कि सरकारी नौकरी करेंगे। आज ये सरकार की प्राथमिकता नहीं है। देश के पीएसयूज में रोजगार 2014 में 16,90,000 थे, वो घट करके 2022 में सिर्फ 14,60,000 रह गए।
क्या एक प्रगतिशील देश में रोजगार घटते हैं? इसके साथ ही राहुल गांधी ने कुछ आंकड़े भी दिए। बीएसएनएल में 1,81,127 रोजगार घटे, सेल में 61,928, एम में 34,997, एसईसीएल में 29,140, एफसीआई में 28,063, ओएनजीसी में 21,120 रोजगार घटे। यह आंकड़ा राहुल गांधी ने रखा। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा था सरकार का, उसको वो बार बार सवालों के घेरे में लाते हैं और सरकार को घेरते हैं। लेकिन वित्त मंत्री ने सरकारी कंपनियों के परफॉर्मेंस और उनका रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रख करके यह साबित करने की कोशिश की है कि पहले की सरकारों के तहत सरकारी कंपनियां जर्जर थीं, खस्ताहाल थीं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो मजबूत हुई हैं, विकास की तरफ बढ़ी हैं और उनकी सेहत बेहतर हुई है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस मुद्दे को खूब उछाला था, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, और मैं चाहूंगा कि अभी उस समय वो जो कह रहे थे उस बयान को आपको सुनाऊं। रोजगार का एक और रास्ता था जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। बीएचईएल, एचएएल, हिंदुस्तान रेलवेज, ये सब रोजगार के रास्ते थे। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या कर रही है? इन सबको उन्हीं 2-3 लोगों के हवाले कर रही है। रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, बीएचईएल को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तेल की कंपनी को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो वो भी रास्ता बंद कर दिया। राहुल गांधी के इन आरोपों का जवाब भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पोस्ट में दिया है। उन्होंने विनिवेश से, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट से, कंपनी का एक हिस्सा हमने बाजार में बेच दिया। उससे लोगों की नौकरी जाने के दावों को भी गलत बताया है। उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि पीएसयू की सेहत सुधरने से अच्छी नौकरी की संभावना बढ़ती है और बढ़ी है। साथ ही जिन पीएसयूज को निजी हाथों में सौंपा गया है, उनमें काम करने वाले लोगों की नौकरी और सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। एयर इंडिया का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि कैसे विनिवेश के दौरान एम्प्लॉय का ख्याल रखा गया। साथ ही विनिवेश के बाद एयर इंडिया में रोजगार के मौके बढ़े हैं। 7,300 नई नौकरी दी गई है। कंपनी ने 470 नए एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। ऐसे में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि NINL के विनिवेश के बाद कंपनी की हालत काफी सुधरी। कर्मचारियों को एक सुरक्षित माहौल मिला है। विनिवेश के 6 महीने के भीतर ब्लास्ट फार्नेस का उत्पादन भी पूरी क्षमता 1.1 MTPA पर पहुंच गई है। अब कंपनी की क्षमता 1 MTPA से बढ़कर 4.8 MTPA करने के काम पर चल रहा है। पीएसयूज की सेहत और संख्या पर प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं, यह भी आपको जानना चाहिए, सुनना चाहिए। 2014 में देश में 234 पीएसयू थे, 234 2000 उनके यूपीए के 10 साल के कालखंड में। अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा 234 आज 254 है। 234 थे, आज 254 है। अब भाई कोई कौन सा अरिथमेटिक वो जानते हैं, बेच दिए, अब बेचने के बाद 250 हो गया। क्या क्या कर रहे हो आप लोग? आदरणीय सभापति जी, आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा पीएसयूज की तरफ बढ़ रहा है। ये सरकार ने चुनावी माहौल में पीएसयूज को लेकर के वित्त मंत्री के जरिए जो रिकॉर्ड या डेटा रखा है, वो इसलिए रखा है ताकि लोगों के बीच में सरकार की तरफ से यह साफ संदेश हो जाए कि विपक्ष सरकारी कंपनियों, अर्थव्यवस्था और आर्थिक मोर्चे पर जो दूसरे बड़े सवाल खड़ा कर रहा है, उनकी असलियत ये रिपोर्ट है जो सरकार की अगुवाई में बेहतर परफॉर्मेंस का सबूत दे रही है।